डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर IPS IAS बनने की ताकत दे देंगे। आज वाले घर में मजदूर के घर में एक नेता खड़ा होगा बीमारी का, ये बात ध्यान रखिएगा। वो समय आएगा जब लोग गर्व से कहा करेंगे कि मेरा भाई मेरा बेटा बीमारी का नेता है। और मैं तो इनसे चाहता हूँ कि जब मेरा बेटा सड़क पर निकलता है किसी को नहीं जाने के लिए तो डीएम उसकी बात को सुने यार, चले जाए चला लो, लाइव चला लो यार। अरे आ जाओ ये मुझ गुस्से के वीडियो डालना है। अरे पत्थर बोल है कहां हो ठीक है भाई, कोई भी लाइव से उठा लीजिएगा ना, राज हो गया तो राज हो गया। आ जाओ अरे आ जाओ आज नाराज है, चलिए ठीक है कोई बात बनाइए आप नीचे। चलो साथियों मैं अपनी बात शुरू करूं। बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे से भी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन वंदन करता हूं। मेरा विशेष नमन वंदन है भारत की आजादी की लड़ाई में लड़े वो सभी सूरवीर जिन्होंने भारत में आए भारत के आक्रांताओं के खिलाफ युद्ध लड़ा, भारत में जातिवाद के खिलाफ युद्ध लड़ा, भारत में पूंजीवाद के खिलाफ युद्ध लड़ा और युद्ध लड़ते लड़ते खुद की शहादत दी। ऐसे तमाम वीर महापुरुषों को नमन वंदन करता हूं। साथियों अभी कल संविधान दिवस हमने मनाया। संविधान दिवस यानी कि इस देश के लाखों करोड़ों लोगों की सुविधा का एक दिन, यहाँ की महिलाओं के उद्धार का एक दिन, दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के उद्धार का एक दिन। यहाँ तक भी मैं ये कहूं कि यहाँ की सवर्ण जाति के उत्थान का भी एक दिन, क्योंकि संविधान से पहले सबके कार्य निश्चित थे। जैसे ब्राह्मण सिर्फ शिक्षा देगा, वैसे सिर्फ व्यापार करेगा, क्षत्रिय सिर्फ युद्ध लड़ेगा, शूद्र सिर्फ सेवा करेगा। हालांकि जिस वर्ग से आता हूं उस वर्ग का वर्णन तो शूद्रों में भी कहीं नहीं होता, हम तो शूद्रों से भी बाहर के लोग। आज आपने देखा होगा कि पहले जूते का काम हम लोग क्या करते थे, आज चमड़े का काम बड़े बड़े व्यापारी कर रहे हैं, कई कई हजार करोड़ रुपए कमा रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि हमें जहां सेवा करने का भी अधिकार नहीं था, आज हम स्कूलों में बैठ करके ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, यानी कि पढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे लोग फौज में भी हैं, पुलिस में भी हैं, और हमारे लोग ऐसे भी हैं जो लड़ते हैं सड़क पर जब अत्याचार होता है। यहाँ तमाम मेरे नेता जो मंच पर बैठे हैं या मेरे पीछे लोग खड़े हैं, ये सब लोग कई भी अत्याचार होता है तो जाकर लड़ते हैं। मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर का ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये आंदोलन अगर हर कोई चला सकता तो इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर राजनीति करने वाले इतने लोग हैं कि जैसे ही राजनीतिक तरक्की मिलती है तो या तो बीजेपी की तरफ भागते हैं, कांग्रेस की तरफ भागते हैं। नाम मेरे ऊपर से अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी की बात आती है तो सबसे पहले अपना स्वार्थ देखते हैं, अपने बच्चों का भविष्य देख लेते हैं कि नहीं मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, मुझे गाड़ी घोड़ा मिल जाएगा, अच्छा घर बन जाएगा और मेरे बच्चे घर अच्छी गाड़ी में घूमेंगे। ये ऑफर था हमारे पास में, था क्या ऑफर आज भी है। अगर चाहे तो भारत की राजनीति में कोई दल ऐसा नहीं है कि जिसके आकाओं को हमारा मैसेज चला जाए वो आकर मना कर दे। चाहे भारत की किसी भी सीट से एमपी बन सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। विधायक बन सकते हैं, किसी भी सीट से फोन पर विधायक बन जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर सभी इसी लाइन पर चलते रहे, सभी ये काम करते रहे, तो डॉक्टर अम्बेडकर का जो आंदोलन है, डॉक्टर अम्बेडकर का काम है, वो उस काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अगर डॉक्टर अम्बेडकर चाहते तो वो भी अच्छा उनके पास ऑफर था, विदेशों का ऑफर था कि आप विदेश में रहो। वो चाहते तो अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकते थे, लेकिन उन्होंने बच्चों का भविष्य सुधारना नहीं समझा। उन्होंने अपने लाखों करोड़ों समाज के लोगों को उत्थान
समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ये बात मैं आपको इसलिए भी कह रहा हूं कि मुझे आज तड़प दिखी अपने प्रदेश अध्यक्ष के अंदर, महासचिव जी के अंदर, और मुझे लगता है जो जितने तमाम वक्ता यहाँ बोलते, चाहे वो हमारे मंडल अध्यक्ष होते, मंडल प्रभारी होते, चाहे मौजूदा यहाँ के जिला अध्यक्ष भी होते, उनमें सब तड़प महसूस होती। लेकिन हम लोगों में तड़प नहीं है, क्योंकि हम इस आंदोलन के मुखिया हैं, इस आंदोलन के सिरमौर हैं, तो हमने ये तड़प अपनी खत्म कर दी। हमारा ये मानना है कि अगर हम 100 लोगों की जगह 2 लोगों को सिखा पाए, 2 लोगों को भी खड़ा कर पाए, तो कल हम कहीं भी खड़े होकर कह सकते हैं हमने डॉक्टर अम्बेडकर का काम किया, कहीं भी खड़े होकर कह सकते हैं। तो सबसे पहला तो यही आप लोगों के लिए संदेश है कि सीखना शुरू करो, डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को समझना शुरू करो। अभी धीरेन्द्र शास्त्री का नाम प्रदेश दिया। धीरेन्द्र शास्त्री से हमारी कोई वैचारिक, धीरेन्द्र शास्त्री से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बिल्कुल पर्सनल दुश्मनी नहीं है। वो बार बार कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र स्थापित करेंगे। अगर उनसे कोई पूछा जाए कि कौन सा हिंदू राष्ट्र स्थापित करोगे, वो हिंदू राष्ट्र स्थापित करोगे जो मनुस्मृति के आधार पर महिलाओं को, शूद्रों को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यक समाज को कोई अधिकार नहीं देता, जो आज महिलाओं को कदमों के नीचे रखना चाहता है, वो राष्ट्र स्थापित करोगे? कौन सा राष्ट्र स्थापित करोगे? तो जवाब नहीं है। समझिए चल क्या रहा है। पहले धीरेन्द्र शास्त्री जी गांव में बैठते थे, गांव में बैठते बैठते प्रचार प्रसार शुरू हुआ, यहाँ के सभी समाज के लोगों को पैसे देने लगे। उनका छोटा भाई वहां दलितों पर अत्याचार करता, दारू पीकर कट्टा लेकर चला जाता है, वो दलितों को छूट बताते हैं। वहां से प्रचार करते 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 धन आ गया तो उन्होंने अपने जिले में व्यापार शुरू किया, जमीन खरीद कर फ्लैट बना दिए, और फ्लैट बनाने के बाद उन्होंने सोचा फ्लैट अब बिकेंगे कैसे। तब उन्होंने इस यात्रा का शुभारंभ किया, कभी ये यात्रा की जाएगी, इसी के आधार पर मेरे कई हजार करोड़ के जो फ्लैट मैंने बनाए उनको बेचा जाए। ये काम चल रहा है। और अगर संविधान की परिधि में इसको देखा जाए, संविधान को उठाकर देखा जाए कि यहां जब सिख कहते हैं कि हम खालिस्तान बनाएंगे तो आतंकवाद का हप्पा लग जाता है। यहां जब दलित अपने अन्य अत्याचार के खिलाफ पिछड़ा खड़ा होता है तो नक्सली का हप्पा लगता है। लेकिन उधर ही एक खुद को बाबा कहलाने वाला ढोंगी जब निकलता है तो यहाँ के मंत्री, यहाँ के नेता, यहाँ के अभिनेता, जनता को कुछ कहते नहीं, वो होली है, वो सब उसके पीछे चल पड़ते हैं, उसको कुछ कहने वाला नहीं है। मैं यहां फिरोजाबाद के मंच से भारत सरकार को एक कहना भी चाहता हूं कि वो यात्रा गैर संवैधानिक है, वो यात्रा पूरी पूरी संविधान के विरोध में है, क्योंकि संविधान के अधिकार नहीं देता कि भारत को किसी एक धर्म एक जाति का राष्ट्र बनाया जाए। संविधान ये कहता है कि भारत सेकुलर देश है, यहाँ हर जाति हर धर्म का व्यक्ति रहेगा। भारत ये संविधान ये कहता है। लेकिन ये याद दिलाना जरूरी हो गया है। जिनके आकाओं ने हमेशा अंग्रेजों के तलवे चाटे, जब आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, जिनके पुरखे अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, वही आज इस देश में संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं इस देश के अंदर। तो उनको यह बताना जरूरी हो गया है, क्योंकि जिन्होंने यहां लड़ाइयां लड़ी, जिन्होंने शोषण कहा, जो आज भी मजबूती से अत्याचार सहते हैं, उन्होंने खड़ा होना बंद कर दे। एक बार खड़े हो जाओ और खड़े होकर उनको जवाब दो कि अभी हम इस देश में जिंदा हैं, और जब हम जिंदा हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ कुछ भी होगा तो या तो हमारी हत्या होगी तब वो पूरा होगा, वरना हमारे जिंदा रहने किसी किसी देश का औकात नहीं है उसको होने दें। ये बताना जरूरी होगा। हमने डॉक्टर अम्बेडकर को समझा ही नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर को समझा तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को समझा तो सामान्य वर्ग का सामने समझा कि डॉक्टर अम्बेडकर चाहते क्या थे। डॉक्टर अम्बेडकर इतना बढ़िया अच्छा हथियार लेकर गए हैं कि अगर आप चाहें उस हथियार का प्रयोग करके अपनी व्यवस्था कायम करें, और व्यवस्था कायम करके इस देश में हर नागरिक को, किसी एक जाति के व्यक्ति को देना या धर्म के हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देना, सबको शिक्षा, सबको चिकित्सा समान देना। अगर आप चाहें तो
लेकिन अभी आपने चाहा ही कहां है? ये चाहने से ही होगा। ये होगा कैसे कि 26 जनवरी 1950 का बाबा साहब का एक कोट मेरे याद आता है, जब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में संविधान को लागू कराकर बाहर निकलते हैं तो उनके साथ के नेता हंसते हैं, हंसते हुए बाबा साहब बाहर निकलते हैं तो उनके साथ के नेता कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर बहुत खुश लग रहे हो। बाबा साहब कहते हैं हाँ, इन्होंने रानी का पेट छेड़ दिया है, अब राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा। राजा यहाँ के गरीब मजदूर किसान दलित पिछड़े मुसलमान और यहाँ के लोगों के वोटों से जन्म लेगा। तो इस बात को सुनकर सामने वाले नेता हंसते और कहते हैं बाबा साहब अधिकार तो अपने लोगों को दे चले हो, लेकिन इसको पूरा कैसे कराओगे? हम तुम्हारे लोगों को डराएंगे धमकाएंगे, जरूरत पड़ी तो खरीदेंगे, लेकिन राजा अपना बनाएंगे। यही उन्होंने किया इस देश में। उन्होंने हमारे लोगों को डराया, किसी को ईडी की जांच सीबीआई की जांच, किसी को धमकाया, जो डरे नहीं धमके नहीं उनको खरीदा और इस देश में राजा अपना बनाया। क्या हो नहीं रहा ऐसा कि पिछली बिहार की सरकार थी जिसकी सीटें ज्यादा थी उसका मुख्यमंत्री नहीं बना, जिसकी सीटें कम थी बीजेपी ने उसका मुख्यमंत्री बना दिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर आपको अधिकार देके गए हैं, वोट का अधिकार, हमने अभी तक इसका प्रयोग नहीं किया। जिस दिन हम इसका सही प्रयोग करेंगे और डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पर चलने वाले लोगों को चुनकर लाएंगे, बुद्ध के मानवतावादी विचार बढ़ाने वाले लोगों को चुनकर लाएंगे, उस दिन जाकर बाबा साहब अम्बेडकर का छोटा सा काम हुआ है। ये काम माननीय कांशीराम साहब ने किया। करने के बाद पूरे देश की विभिन्न जातियों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उत्तर प्रदेश में चर्चा वाली गवर्नमेंट बनाई। हाँ, हालांकि आज वो आंदोलन धोबी हो चुका है, वो आंदोलन मनु के आंदोलन में सम्मिलित हो चुका है। वो आंदोलन इस आंदोलन को बहुजन आइडियोलॉजी की बात करनी चाहिए थी, वो सज्जन आइडियोलॉजी की बात करने लगा है। वो आंदोलन जो कांशीराम साहब के खून से सींचा गया था, वो आंदोलन जमीन पर धराम से पड़ा हुआ है। वो आंदोलन जिनको मनुवादी से लड़ना चाहिए था, वो आज सिर्फ और सिर्फ भाई से लड़ा और भीम आर्मी से लड़ रहे हैं। वो आंदोलन जो शायद आज हमें प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ना चाहिए था, लेकिन हम लड़ किसके लिए रहे? वो आंदोलन खड़ा हो चुका है। ये आंदोलन आज से नहीं चल रहा। कोई ये सोचता हो कि आंदोलन आज शुरू होना ही, ये आंदोलन बुद्ध ने शुरू किया, बुद्ध से पहले भी इसने शुरू किया होगा। ये आंदोलन बुद्ध ने चलाया, संत रविदास ने चलाया, नानक ने चलाया, कबीर ने चलाया। ये आंदोलन पहले ने चलाया, ये आंदोलन साहू जी महाराज फुले ने चलाया, ये आंदोलन नारायण गुरु ने चलाया, ये आंदोलन गुरु घासीदास ने चलाया, ये आंदोलन डॉक्टर अम्बेडकर ने चलाया, ये आंदोलन कांशीराम ने चलाया। इस आंदोलन को आज भीम आर्मी इस देश के अंदर चला रही है। ये हजारों साल पुराना आंदोलन है। इस आंदोलन से हो सकता हो कि हमें कुछ ना मिले, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इस आंदोलन से आने वाली नस्लों को सुरक्षा दी जाएगी, आने वाली बेटियों को सुरक्षा दी जाएगी। आज बहुत सारे लोग भाई चंद्रशेखर आजाद को गलत बताते हैं। जब मैं उनको सुनता हूं, देखता हूं, तो मुझे महसूस होता है कि जब आप सही राह पर चलेंगे। ये बहुत ज्ञानियों ने भी कहा है, दलित समाज के लिए विशेषकर, कि जब दलित समाज का व्यक्ति किसी सही राह पर चलता है तो सबसे पहले उसे खुद का विरोध झेलना पड़ता है, अपने लोगों को विरोध झेलना पड़ता है। तो मुझे आनंद महसूस होता है, ये चंद्रशेखर आजाद का विरोध होता है जब भी सोशल मीडिया में गाली दी जाती है, जब प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप भार्गव को जाति के दंश झेलना पड़ता है, जब ये सिद्धार्थ बैठा आगरा में विरोध झेलता है, जब ये हेमंत आगरा में मथुरा में विरोध झेलता है, ये हमारी तमाम टीम कहीं ना कहीं छोटी छोटी जगह समाज का विरोध झेलती है। अपना ही नेता खड़ा कर ये कहता है कि तुम गलत कर रहे हैं, तो मुझे आनंद महसूस होता है। आनंद आता है कैसा कि बेटियों की रक्षा के लिए अगर मेरा समाज का कोई बच्चा जेल जा रहा है तो ये गर्व की बात है, ये खुशी की बात है। जो मैं ये कहता है कि बेटियों की रक्षा के लिए तुम जेल जाने का काम गलत कर रहे हो, तो मैं ये कहता हूँ ये गलत काम हमें बहुत अच्छा लगता है, इस गलत काम को हमेशा करते रहे। जब वो ये कहता है कि किसी का
इसको जब तक मैं जेल नहीं भिजवा दूंगा, पानी का गिलास नहीं पीऊंगा, तो मुझे कर्म होगा। ये गलत काम मंजूर है, इसका गलत काम करते रहे। बताओ सबको जाकर के काशीराम साहब क्यों आ रहे हैं? काशीराम साहब का वो संघर्ष जिसको हम आज पढ़ते हैं कि टूटी हुई चप्पल के साथ काशीराम भी चले जा रहे हैं। कोई चप्पल मिल रही है, नहीं मिल रही है, लेकिन चले जा रहे हैं। शर्ट के अंदर बनियान फटा हुआ है, रोटी चाटर भी नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी चले जा रहे हैं। ये संघर्ष ही हमारी पहचान है। अगर हम भी सिर्फ ऐसे कमरों में घुसकर बाहर निकलने लगे और हमने जमीन को छोड़ा, तो याद रखना हमारा पता निश्चित है, हमें कोई रोक नहीं पाएगा पता होने से। और मैं एक चीज चिल्ला कर कहता हूं, आप भी अपनी औलादों को बता कर जाना कि जब किसी को नेता चुनो तो बहुजन आंदोलन के सड़क के आदमी को नेता चुनो, जिसने सड़क की धूल फाक रखी हो, जिसने रिक्शा चलाने वाले का दर्द महसूस कर रखा हो, एक लैट्रिन के गटर में घुसने वाले का दर्द महसूस कर रखा हो, उसे नेता चुनना। अगर कोई कहे कि नहीं एसी से पैदा हुआ नेता ही तुम्हारा नेता बनेगा, तो बिल्कुल नकार देना। कल इस लाइन में मैं भी खुद क्यों ना खड़ा हुआ, इससे आदमी क्यों ना खड़े हो, बिल्कुल नकार देना। नहीं, नेता उसी को चुना जाएगा जो सड़क से उठकर आया। और मैं इसको गर्व महसूस करता हूँ, भीम आर्मी के झंडे डंडे को देखकर गर्व महसूस करता हूँ कि चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे इस गांव, इस फिरोजाबाद के गांव में रहने वाला एक मेरा अदना संघ गांव ग्राम का अध्यक्ष कार्यकर्ता हो, कि वो अपने खून पसीने से आंदोलन को सींचता है, महसूस करता है, तब जाकर के वो नेता बनने के लिए तैयार हो रहा है। मैं गर्व महसूस करता हूँ। मैं तो आपसे इतना चाहता हूं कि हर घर में एक भीम आर्मी का कार्यकर्ता हो, एक आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता हो। वो होगा कैसे कि जब अपने अपने क्षेत्रों की जिम्मेदारी आप लोगे, यार दोस्त रिश्तेदारों की जिम्मेदारी आप लोगे, घर घर जाकर बताओगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हमें करना है। जिस दिन आपने काम शुरू कर दिया कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो जो तड़प रहे थे यहाँ खड़े हुए, इतने लोग नहीं है, उतने लोग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझिए कि एक पेड़ एक दिन में खड़ा नहीं हो सकता। अगर आपने कल कोई आम का पेड़ लगाया है, तो ऐसी कोई शक्ति नहीं कि अगले दिन उस पर से आम टपक के आ जाएंगे। आप उस पेड़ को लगाओगे, उसमें पानी दोगे, खाद डालोगे, तब जाकर 10 साल 15 साल के बाद वो आम देना शुरू करेगा। यही संगठन है, यही मूवमेंट है कि जब आप आज से प्रचार करना शुरू करोगे, तो हो सकता है कि 6 महीने के बाद आप कहीं पर सड़क पर खड़े होकर चैलेंज ये कर दें कि नहीं भाई चंद्रशेखर आजाद पास बुलाना चाहते हैं, किसी की कोई जरूरत नहीं है, हमारा प्रचार इतना है कि हमारे लगाएंगे तो लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये चीज अपने आप ऑटोमेटिकली खड़ी होती चली जाए। ये बात आपको समझनी होगी। अगर आज इन बातों को ना समझे और आपस में ही करते रहे, तो मुझे लगता है वो कहानी मेरे याद आती है कि 2 बंदर थे, बंदरों के गुड़ का बेला मिल गया। गुड़ का बेला तो समझते हैं ना, गुड़ तो समझते हो, गुड़ तो रोटी मिल गई, और उन्होंने कैसे बांटे, कैसे? वो बंदर लोमड़ी के पास गए कि लोमड़ी हमारी रोटी बांट दो। ठीक है, लोमड़ी ने एक कप से ज्यादा टुकड़ा तोड़ा, एक कप से कम तोड़ा, और तराजू में रखा ने कहा अच्छा अब रोटी बिना रतन सिंह के पास ज्यादा चली गई है। उन्होंने कहा जब पूरी करो। उसने एक टुकड़ा ज्यादा तोड़कर खा लिया, फिर देखा रोटी अब तो श्री भार्गव के पास ज्यादा है, फिर उसने खुद ही भार्गव का टुकड़ा तोड़ा और वो रोटी खा ली। और इसी प्रकार से धीरे धीरे करके उन बंदरों के बीच में से लोमड़ी ने पूरी पूरी रोटी खा ली, और बंदर ऐसे करके देखते रहे क्या करें। अगर चाहते हो यही हालत ना करना, तो लोमड़ियां तो समाज में क्या, समाज से भारी बहुत सारी बैठी है। इतनी लोमड़ियां बैठी कि आपको अंदाजा नहीं है कि आप अगर एक जय भीम भी लिखते हो तो वो उस पर पोस्ट करें ना करें, लेकिन उसे देख कर अंदर ही अंदर कुड़कते जरूर होंगे, कहना इसने फिर जय भीम लिख कर भेज दिया, ये गलत कर दिया, इसका डालते हैं, लेकिन फंसेगा करूंगा। इतनी सारी लोमड़ियां बाहर बैठी हैं। और अगर अपना हिस्सा नहीं किसी को देना चाहते, तो खुद सोचो क्या करना है, कैसे मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाना। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं 2 लोगों में भी इसी तरीके से बोलूंगा, 2 लाख लोगों में भी इसी तरीके से बोलूंगा। तो 10 लोग बिठाओगे,
10 लोग को आंदोलन पढ़ाऊंगा, 10 लाख लोग उठाओ तो उनको भी आंदोलन पढ़ाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है बीसी के लोग कितने। मैं कभी पढ़ा है, लेकिन आप सोचो कि अगर ये आंदोलन घर घर तक ना पहुंचा, ये आंदोलन घर घर तक ना गया, तो मुझे बखूबी याद आता है जब मंडल कमीशन लागू हुआ था यहाँ पर, पिछड़े वर्ग के लोग बैठे हुए उनकी समझ आ रहा है, जहाँ मंडल कमीशन लागू हुआ था तो मंडल कमीशन के खिलाफ कमंडल यात्रा निकाली गई थी, और कमंडल यात्रा किन पर निकलवाई गई थी? जिनके लिए मंडल कमीशन बना था, उन्होंने ही मंडल कमीशन के विरोध में आगे कमंडल यात्रा निकाली यहाँ भारत में। तो कल कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आने वाली नस्लें जिस आंदोलन को आपने खड़ा किया, इस आंदोलन के विरोध में जाकर खड़ी हो जाए और आप परसों ये कहे कि मुझ पर मौका था, मुझ पर अवसर था अपने आंदोलन को अपनी औलादों तक पहुंचाने का, लेकिन मैं आपस से बंदरबांट में लड़ता रहा, आंदोलन को नीचे तक नहीं पहुंचा पाया। कल ये मत कहिए, ये आंदोलन हर रोज खड़ा नहीं होगा। इस तरीके का आंदोलन या तो कभी दलित पैंथर में खड़ा किया था या डीएस4 में खड़ा किया था, और इस तरीके का आंदोलन आज भीम आर्मी ने खड़ा किया है। आज किसी बेटी की तरफ देखने से पहले एक रेप करने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि मैं गलत तो कर दूंगा, लेकिन इसके बाद एक ताकत ऐसी इसके अंदर पैदा हो गई है कि मैं कहीं जाकर घुस जाऊं तो मुझे सजा जरूर दिला कर रहेगी। उस ताकत का नाम भीम आर्मी है। अगर मैं ये कहूं कि मेरा नाम बहुत बड़ा या चंद्रशेखर भाई का उनका नाम बहुत बड़ा है, तो ये गलत है। हमारे मुंह से कभी ये नहीं सुना होगा नहीं हमारे नाम बहुत बड़ा है। हमारे मुंह से जब भी नाम आता है तो कहते हैं भीम आर्मी के सिपाही है, और हमसे बड़ा नाम संगठन की देन लोग कुछ हम ये कहते हैं। और यही हकीकत है, हमारी ताकत, हमारी क्षमता, हमारा वजूद किसी से है तो संगठन का नाम भीम आर्मी भारत कमीशन है। वरना दल से भाई लोग कहते हैं मैं मास्टर का बेटा, मैं ये कहता हूँ मेरे पिताजी पुलिस में सिपाही थे, मेरी इच्छा आराम से दरोगा बनने की थी, तो मैं दरोगा बन जाऊंगा, तैयारी करता मैनेजर बन जाऊंगा, ये तैयारी करता था। लेकिन जिस आंदोलन में आया, इस आंदोलन ने वो सम्मान दिया, वो इज्जत दी कि भारत छोड़ो, विदेश में भी रहने वाले भारतीय नाम, भारत के लोगों को नाम पता है, जो बाहर विदेश में रहते हैं भारत के लोग, उनको भी नाम पता है नरेंद्र जी कौन है। इस संगठन ने वो ताकत को सम्मान दिया, इस संगठन ने लड़ने की ताकत दी, इस संगठन ने जान फूंक दी। खुशी होती है देख करके कि एक मेरा व्यक्ति जो मजदूरी कर रहा है, जब उसके साथ गलत होता है तो वो छाती छोड़ी करके कहता है इसको गोली मार दे, डरता नहीं, बोले अपना अधिकार तुझसे ले जाओ। खुशी होती है बात देखकर। यही डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे, बिल्कुल चाहते थे। कुर्तों ने भी कहा है कि 100 दिन बकरी का जीवन जीने से अच्छा है 2 दिन शेर का जीवन जी लिया जाए। तो उस जीवन की तलाश में हम लोग हैं। रही देश पर सत्ता काबिज करने की बात, जिस दिन इस देश का 90% को समाज, जिसको यहाँ शूद्र कहा गया, जिसको कभी कोई अधिकार नहीं मिले, जिस दिन उसकी समझ ये आ गया कि सत्ता में क्या ताकत है, वो 24 घंटे में यहाँ की सत्ता को नस्तिनाबूद करके और पलट करके रख देगा और अपनी सत्ता कायम कर देगा। हमें भी जिद है, हमें भी जिद है कि इस देश की तानाशाही सत्ता को बदल कर दिखाएंगे, इतना काम करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, घर से घर जाएंगे, अपने लोगों को समझाएंगे कि जब यहाँ की सत्ता बदलेगी तो यहाँ की मीडिया से लेकर के, नेशनल मीडिया से लेकर के इंटरनेशनल मीडिया और यहाँ के वो जो सर्वे करते हैं वो सब फेल हो जाएंगे कि ये क्या हो गया है, कि इसने सत्ता प्रवेश कैसे कर दिया, ये करके दिखाएं। वो लोग जो ये कहते हैं कि इस देश का हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मैं जानता हूं अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बना तो कुछ देर व्यक्ति की तो अब तक जबान काटी जा चुकी होती, क्योंकि मैं खड़ा होकर यहां से बोल रहा हूं। तुम लोगों तक हत्या हो जाती क्योंकि तुम कुर्सी पर बैठे हो। अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बना तो यही कानून है, यही होगा। तो इसके लिए करना क्या? हमें संविधान राष्ट्र बनाना है, किसी धर्म का राष्ट्र नहीं बनाना।
ना हमें हिंदू राष्ट्र चाहते, ना मुस्लिम सिख ईसाई राष्ट्र चाहते। हम तो ये संविधान का राष्ट्र चाहते हैं कि ये देश संविधानवादियों का देश हो, संविधान से ही चले, किसी धर्म के आक्रमण से ना चले। यही हम चाहते हैं और ये यही करेंगे, यही करेंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने घोषणा की है, एक यात्रा की जाएगी, वो हिंदू मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए की जाएगी, वो की जाएगी हक अधिकार के लिए। कि जैसे आज पूरे देश में पूरा देश पढ़ाई कर रहा है और पूरे देश की 80% 90% जनता, 90 या 95% जनता जो देश से प्रेम करते हुए कहती है कि इस देश से ईवीएम को हटाया जाए, जिसके खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर है। हालांकि जब इतनी बड़ी जनता इस चीज को चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था क्यों निर्णय देते कि ईवीएम बैन हो जाए, क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय में ज्यादा बयानबाजी इस पर करना नहीं चाहता। तो उसके खिलाफ एक यात्रा पूरे देश में की जाएगी, इस देश से ईवीएम बैन हो। आज पूरे देश के अंदर प्राइवेटीकरण का इतना बड़ा बोलबाला, रेलवे प्राइवेट, एयरलाइंस प्राइवेट, विद्युत विभाग प्राइवेट, हर चीज को प्राइवेट किया जा रहा है। किस लिए? कि यहां दलित पिछड़े बच्चे थोड़ी सी शिक्षा लेकर आरक्षण के बल पर अपनी पारिवारिक स्थितियां सुधार रहे थे, बोलने लायक हो रहे, प्राइवेट किया जा रहा है। तो प्राइवेटीकरण में भी SC ST OBC को आरक्षण मिले, उसके लिए इस देश में यात्रा की जाएगी, इस देश में यात्रा की जाएगी बराबरी के लिए। भाई तुमने इस देश में फिर से क्या बराबरी स्थापित कर दो, बराबरी स्थापित हो, इसलिए यात्रा की जाएगी। सब लोग कमर कस लीजिएगा। धीरेन्द्र शास्त्री की तरह कहीं से 100 करोड़ 200 करोड़ नहीं आएंगे, आप ही से पैसा लिया जाएगा, आप ही से रोटी ली जाएगी और आप ही को एक दिन का काम छोड़कर उस यात्रा में शामिल भी होना पड़ेगा। ये सब आप ही का होगा, बिल्कुल आप ही का होगा और यही आपको करना होगा। मैं फिर बताऊं, मुझे किसी व्यक्ति ने कहा था जब इस आंदोलन में घुसे थे कि दलितों के जो नेता हैं वो चौड़न में अकेले खड़े रहते हैं जब कोई मुसीबत आती है। मैंने उसे कहा था, मैंने चाचा आपको गलत फहमी है, हम दिखाएं। तो जो कभी मुझे मिलता है तो उनको बताता हूं कि दलितों के नेता इतने मजबूत है, जब एक आवाज लगाते हैं तो इतने लोग निकल कर आते हैं कि मोदी जी अगर 4-10 जन्म मिले ना तो इतने लोग नहीं निकाल पाएंगे। दलितों के नेता जब आवाज लगाते हैं तो मेरी बातों को देखकर वो हंसता है, वो मुझे एक ही बात कहता है, बेटा मेहनत कर रहे हो, और मेहनत ना करते जिस दिन भी एसी के कमरों में तुम्हारे कार्यकर्ताओं को लेटने की आदत हो जाएगी उस दिन हमको फिर तुम्हें दिखाएंगे। और ये भी हकीकत है। आज एक बुजुर्ग ने मुझे दिए 500 रुपए। अभी जब मैं 26 तारीख की रैली की तैयारी कर रहा था तो मैं गांव में चला गया। वो गांव बजरंग दल के बड़े कार्यकर्ता गांव था, मुझे नहीं पता था। मैं गया, मैं वहां ऐसे भाषण दे रहा था तो एक औरत आई, उसने मेरे हाथ में 10 रुपए का सिक्का रखा। मैंने पूछा भाई किस लिए है? क्या बेटा तेरे लिए है। फिर एक और आई, वो पैसे मैंने भी घर अपनी पत्नी को दिए, मैंने इनको चौकस रखना। एक 10 का नोट जो देखने से पहचानी में नहीं आ रहा था, वो बेचारी ने पता नहीं छुपा कर पता है पल्लू में कितने दिन जमा रखा था बुजुर्ग महिला ने, उसने मेरे हाथ में आकर दिया कि ये 10 रुपये था। मैंने कहा ये किस लिए है? कहना बेटा ये तेरे लिए। ऐसे करके मुझे कई सारी औरतों ने पैसे दिए और रात को जब मैं मंथन कर रहा था इन्होंने पैसे क्यों दिए? तो मुझे डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी बता रहा था और ये बता रहा था उनको कि हम इस देश में ऐसा राज चाहते हैं जहां मंत्री का बेटा, व्यापारी का बेटा, भिखारी का बेटा, सफाई कर्मी का बेटा एक जैसे स्कूल में बैठकर पढ़े, सबका इलाज एक जैसे हॉस्पिटल में हो, हम ऐसा राज चाहते हैं। तो मुझे लगा उस राज के लिए उन्होंने मुझे पैसे दिए कि बेटा ये पकड़, ऐसा राज तुम कामयाब करने में कामयाब रहो, हमारी तरफ से तुम्हारी यही मदद है। तो ये दादा ने जो मुझे पैसे दिए हैं ये तो प्रण है कि ऐसा राज स्थापित करने का पूरा प्रयास करें।
पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि यहां से प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, सब ये जानते हैं इस देश में सबसे ज्यादा फोर्स किसी के पास है तो संगठन का नाम भिवानी भारत एकता मिशन है। सबसे ज्यादा फोर्स किसी के पास है कि अगर एक आह्वान करें तो कई राज्य में बंद करा सकते हैं, लेकिन शक्ति बनानी जरूरी है, ताकत का निर्माण करना जरूरी है, ताकत को दिखाना भी जरूरी है। आप ये देखते होंगे कि जाति धर्म के नाम पर दंगे कराए जाते हैं, ये सिर्फ ताकत दिखाने के लिए कराए जाते हैं। और अगर आप अपनी ताकत दिखाओगे तो आपकी तरफ कोई उंगली उठाने से पहले सोचेगा, वो समझेगा कि नहीं ये डॉक्टर अम्बेडकर के लोग, ये संविधानवादी लोग इतने ताकतवर हैं कि इनको छेड़ोगे तो रिश्ते नाबूद कर दिए जाओगे। तो ताकत का दिखना भी जरूरी है। अभी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि भाई आगरा दलितों की राजधानी है, कहा तो ये जाता है, लेकिन आज भी आगरा में कई जगह घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। अभी गांव में विवाद हुआ है, घोड़ी चढ़ने को लेकर, घोड़ी चढ़ने को लेकर कि शादी में दलित का दूल्हा घोड़ी ना चढ़ जाए, उसके लिए पूरा तांडव हुआ है, बड़ा मामला हुआ, मुझ तक मैसेज पहुंचा, भाई साहब तक मैसेज पहुंचा, भाई कमिश्नर से बात हुई, फोर्स लगा रहा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, फर्क कुछ नहीं पड़ता, अगर यहां चढ़ जाएगी घोड़ी चढ़ाने तो ऐसी 2 घंटे में घोड़ी चढ़ा कर जाएंगे उसी गाँव में। अगर यहां जाएगी हुआ रहेगा वहां बुंदेलखंड में चैलेंज जगह कुछ लोगों ने घोड़ी नहीं चढ़ने देंगे, टीम वैसी घोड़ी चढ़ा गई थी और जिन्होंने घोड़ी चढ़ने से रोका था उन्हीं के मोहल्ले में घबराहट आई थी, बड़ी ताकत से 1000 लोग गए थे। लेकिन मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं, जहां हमें ये कहा जाता है कि हम सबसे ज्यादा मजबूत हैं, आज भी हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। सोचो हमारी कितनी हैसियत। अगर इस हैसियत को बदलना चाहते हो तो अपना राजकाज लेकर आओ, अपना राजकाज। जो गुरु रविदास जी ने कहा कि चाहूं ऐसा राज में मेरे समर बंद, छोड़ पड़े सब तक बस रहे पसंद। हमारे तो पुरखिया में क्या जा रहे हैं, जब भी साबित नहीं हो पा रहे। समझ लो, अपने राजकाज की कल्पना करो और रात को सोने से पहले ये सोचा करो कि कल हम अपना राज स्थापित करेंगे तो यहाँ की जनता के लिए, भारत की जनता के लिए समान अवसर पैदा करेंगे। कोई छोटा बड़ा नहीं सोचेंगे, सोने से पहले 2 मिनट सोच कर लेटा करो। अगर ये सोचना शुरू कर दिए, जो काम 10 साल में होने वाला उस काम को बीमार के लिए 5 साल में कर जाए, बड़ी मजबूती से कर जाए। मैं कहता हूं अपने नेताओं को भी कि आप सिक्किट छोड़ करके फील्ड में जाकर लोगों सारे के सारे बड़ी मजबूती से काम करो। जिसको ये लगता है कि नहीं उसे आज ही राजा बनना है, तो मैं उसको बता दूं कि अपने पुरखों के इतिहास को देखो। एक नाम मुझे ऐसा बता दो तो आपके पुरखे ने मेहनत की हो और उसे राजपाल उसके जिंदा रहते मिल गया। उनके जिंदा रहते जिसने भी इस देश में सत्ता समानता की बात की है, उनको राज के उनके जाने के बाद सम्मान मिला। डॉक्टर अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी वडोदरा में उन्हें घर नहीं मिला था, घर से बाहर निकाल दिया गया था। काशीराम साहब जब तक जिंदा रहे, एमपी बनने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ कैडर देते हैं। कैडर ज्यादा दूर क्यों जाते हो? आज चंद्रशेखर भाई देखो भाई, एमपी बन चुके हैं, सुख सुविधा ले सकते हैं, नहीं ले सकते? सारी सुख सुविधा ले सकते हैं और जीवन भर का वो कहते हैं भाई जब तक जिएंगे तब तक पेंशन मिलेगी। लेकिन रात को 2 बजे पैसे डाल दो, मैंने अभी क्या कर रहा है भाई, काम कर रहा हूं, कल पार्लियामेंट का सेशन है, वहां बोलना है, उसकी तैयारी कर रहा हूं, कुछ गलत ना बोला है, ये कर रहा हूं। सोचिए, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अभी वो समझ नहीं आया कि आप मेहनत करें, उस मेहनत का फल आपको मिल जाए। ये जो यहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने मेहनत की तो आज हम बोलने लायक हैं। आज हम मेहनत करेंगे, हो सकता है हमारी औलाद राज करने लायक हो, लेकिन अगर हम मेहनत करने औलादों को सिखा गए तो वो अगली नस्लों के लिए राज करने का रास्ता खोल कर जाएंगे कि अगली नस्लें यहाँ राज करेंगी। वरना मेरे भाई
मेरे दोस्त, अगर कभी कोई आप में से अमेरिका जाने का समय मिले, फ्रांस जाने का समय मिले, लंदन जाने का समय मिले, तो वहां का जो सफाई करने वाला व्यक्ति है, वो उस सफाई करने वाले व्यक्ति की जाति धर्म नहीं है, वो सिर्फ उसका एक काम है, समझ रहे हैं? और वो वहां पैसे लेता है, उससे कितने डबल ट्रिपल पैसे लेता है अमेरिका के अंदर। और यहां सफाई करने वालों की जाति है, जैसे जाति का नाम आएगा सब कहा जाएगा अच्छा वो जमाना ये तो कहा ना, तो समझो इस गैर बराबरी को खत्म करना है। और तो और अगर आपके घर का बच्चा आईएएस भी बन गया, आईएएस शहर से पढ़कर बन गया तो ये अलग बात है, लेकिन गांव से पढ़कर अगर आईएएस बन गया और गांव के बुजुर्ग बैठ कर बात करते होंगे तो उच्च जाति के लोग जो आज भी ना समझे वो ये कहते होंगे कि नहीं बच्चा, वो चूड़े का बच्चा, वो चमार का बच्चा, वो खटीक का बच्चा, वो धोबी का बच्चा बढ़ गया अधिकारी, हाँ उसका बच्चा अधिकारी बन गया। आज भी भावनाएं हैं। सहारनपुर में भी एक यहाँ का सिपाही मेरे साथ ड्यूटी पर चल रहा था, ओबीसी समाज की व्यक्ति था, वो व्यक्ति मेरे साथ ड्यूटी पर चल रहा था सुरक्षा में। तो पहले जब वो चला, कब से 6-7 महीने पहले सुरक्षा में आया, गाजियाबाद में फ्लैट में किराया दिया था, वहां आए बरेली का दौरा था उस दौरान मेरा, तो वो 3 दिन सिपाही मेरे साथ था, उसने खाना नहीं खाया। तो बच्चे मेरे साथ आते, मैं हमारे मन में इसकी बात रही नहीं कभी, मैंने उनसे पूछा भाई खाना क्यों ला रहे हो? भाई खाना नहीं खा रहा है। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ, अभी 4 दिन पहले वो फिर मेरे साथ ड्यूटी पर था, आगरा का रहने वाला है। बात चल पड़ी जाति की, बात चल पड़ी धर्म की, तो उसने बताया, बात चल पड़ी, उसने कहा कि आज भी हमारे गांव में जाटव समाज के व्यक्ति के लिए बर्तन अलग है कि अगर वो हमारे यहाँ साफ सफाई करने आएंगे, खुदाई करने आएंगे, गेहूं काटने आएंगे, आज भी हमारे बर्तन अलग है। अगर मैं अपनी पत्नी को ये बता दूं कि मैंने चमारों के साथ बैठ कर रोटी खाई है, तो मुझे कहते तू रट मेरे पास मत आना, ये बका उसने मुझे। और जब उसने बात कही, ये बात ना तो मुझे बुरी लगी और ना ये बात अच्छी लगी, इसलिए कि जिन लोगों ने हमें छूत बनाया ना, सदियों छूत रखा, अपना कद हमें इतना ऊंचा करना है कि हमें छूने के लिए उन्हें सीढ़ियां लगानी पड़ेगी, मेरे को छूना ये करना। किसी की हत्या नहीं करनी, किसी का मर्डर नहीं करना, किसी के खिलाफ कोई द्वेष नहीं रखना, लेकिन हाँ इतना जरूर करके दिखाना है कि जब तक प्रगति रहे, ये चांद सूरज रहे, तो ये याद जरूर है कि कुछ लोग ऐसे खड़े हुए थे जिन्होंने आंदोलन को सींचा, आगे बढ़ाकर इतना मजबूत किया, उन लोगों को ऐसी शिक्षाएं दी जिनको कोई छूता नहीं था, उनको छूने के लिए सीढ़ियां लगती है। ऐसा हमें करके जाना। मुझे तो शहीद आजम भगत सिंह की बात याद आती है कि जब आजादी की कल्पना चल रही थी तो उनसे पूछा गया कैसे आजादी चाहते हो? उन्होंने कहा मैं ऐसी आजादी चाहता हूं जहां सब वर्ग समान हो, कि ऐसा ना हो कल अंग्रेज आए और ये आजादी सामंती के हाथ में तुम दे दो, लो ये आजादी सामंती के हाथ में रही, जो इस देश की महिलाएं हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनकी स्थिति फिर हुई रहे। ऐसा ही नहीं गुजर समाज के महापुरुष विजय सिंह पथिक साहब ने पढ़ा था, तो उन्होंने भी यही कहा जब उनसे पूछा है कैसे आजादी चाहते हो, कि आजादी चाहिए समता समानता की आजादी चाहिए इस देश में। अगर अंग्रेज यहां से गए और ये राजपाट सामंती काल में देकर चले गए तो गुलामी की प्रथा जो की तो यहां रहे। तो आज वही प्रथाएं द्वारा से स्थापित करने का काम किया जा रहा है। इसके लिए लड़ना बहुत जरूरी है। लड़ाई कैसी? वैचारिक लड़ाई जरूरी है, डंडे वाली लड़ाई नहीं। डंडे की लड़ाई में तो जिनकी आबादी ज्यादा होती है वो मजबूत होता है, लटके लड़ाई में, और सब जाने जिसमें आबादी हमसे ज्यादा किसकी है नहीं। लेकिन डंडे की लड़ाई नहीं, वैचारिक लड़ाई मजबूत करनी है। इस देश की व्यवस्था को बनाकर रखना है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर से जब पूछा गया कि तुम देश हित के लिए क्या कर सकते हो, बाबा साहब ने कहा था
कि जब मेरे लोगों के देश हित की बात आई तो सबसे पहले मैं अपने लोगों का सहयोग करूंगा, क्योंकि उनका सदियों शोषण हुआ है। लेकिन हाँ, जिस दिन मेरे हित की और देश हित की बात आएगी तो मेरा काम सबसे पहले अपना हित छोड़कर इस देश के हित में खड़े हो जाना होगा। संविधान की पहली लाइन वापस हमने लिखी कि हम भारत के लोग, बाबा साहब चाहते तो भारत के लोग की जगह लिख सकते थे कि हम भारत के हिंदू लोग, हम भारत के मुसलमान, हम भारत के सिख लोग, हम भारत के ईसाई लोग, लेकिन उन्होंने लिखा हम भारत के लोग। ये बातें बहुत ज्यादा समझना जरूरी है, बताना जरूरी है। यहाँ के जो आर्टिकल है उन पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश की व्यवस्था को, इतनी भिन्न व्यवस्था को एक बंद कैसे किया। यहां कोई आपको कहे कि आप शिक्षा के एक समान की बात करते हो तो उनको संविधान का आर्टिकल 21 का याद दिलाओ। संविधान का आर्टिकल 21 के कहता है कि सबको समान शिक्षा का अवसर बहुत जरूरी है। उनको आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, आर्टिकल 13, आर्टिकल 16, 17, 18 इन सबके विषय में जानकारी है तो उनको आर्टिकल 19 समझाओ, 20 समझाओ, यहाँ की ओबीसी की जातियों को भी बताओ कि डॉक्टर अम्बेडकर आर्टिकल 341 से पहले 340 तुम्हारे लिख कर गए हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सोचिएगा कि अगर आप किसी गांव में रहते हैं और उस गांव में बहुत मजबूत आदमी, पैसे वाला है, राजनीतिक घराना है, और उस गांव में बहुत गरीब आदमी रहता है, और उस राजनीतिक घराने का व्यक्ति, पैसे वाले का व्यक्ति उस गरीब व्यक्ति को 10 गाली दे दे, झगड़ा हो जाए और बाद गांव में फैसले किया है, तो जब फैसला होगा तब भी पक्षपात होगा। अधिकतर लोग उस मजबूत व्यक्ति के साथ में खड़े होंगे, इसलिए कि कल ये हमारा कुछ ना कुछ बुरा न कर दो। सीधा सीधा मतलब है कि अमीर में और गरीब में कभी फैसला नहीं हो सकता जब तक उनकी सिचुएशन बराबर ना हो जाए ऐसा। और ये बराबरी, ये अधिकार सिर्फ एक ही चीज दे सकती है, ना तो वो शास्त्र दे सकता, कोई भी धार्मिक शास्त्र हो नहीं दे सकता, ये सिर्फ एक ही चीज देती है, संविधान। और क्योंकि हमारे देश का संविधान ऐसा, तो हमें उसका पालन करना जरूरी है। और इस देश के अंदर हर वो व्यक्ति देशद्रोही है जो संविधान में लिखित आर्टिकलों के खिलाफ जाकर आवाज उठाने का काम करता है, हर वो व्यक्ति देशद्रोही है। अगर कल मैं भी ये कहूं कि नहीं, इस देश को हम जाटा राष्ट्र बनाएंगे, वाल्मीकि राष्ट्र बनाएंगे, धोबी खड़ी राष्ट्र बनाएंगे, तो मैं भी देशद्रोही हूं, क्योंकि ये देश सेकुलर देश है। इस देश में सभी का हिस्सा है, ये हमें सोचना समझना जरूरी है। इस बात को घर घर तक कौन लेकर जाएगा? कोई टीवी चैनल तो नहीं जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी निकले, टीवी में खूब दिखाया। अभी 2 दिन पहले हमने रैली की, कई लाख लोग थे, सड़कों पर पुल सब भरे हुए, पूरा मुजफ्फरनगर जाम था, 3 मंडलों की रैली थी। किसी भी चैनल ने दिखाया नहीं? दिखाया ना? ये तो कुछ बात है। ये धीरेन्द्र शास्त्री के पास पूरा सेटअप दिखाने के लिए, और हमारे पास क्या है? हमारे लोग भी रोटी लेकर खुद आए थे, खुद रोटी लेकर आए थे, पानी बोतल लेकर आए थे। तो ऐसे ही राष्ट्र को हमें साबित करना है। जो लोग आज चीख कर ये कहते हैं कि वो इस राष्ट्र को सोने की चिड़िया बना देंगे, अगर हम इतिहास में उनसे पूछे कि कैसे बना दोगे, तो वो काल्पनिक बातें ज्यादा बताएंगे। लेकिन तथ्यात्मक बात यह है कि राष्ट्र सोने की चिड़िया जब कभी था तो सम्राट अशोक ने तलवार के बल पर युद्ध जीते, और जीतने के बाद उसने लाशों को देखकर अपना मन परिवर्तित किया, वो बुद्धिज्म में चला गया, मानवतावादी हो गया। उसके बाद भारत सोने की चिड़िया बना। उसके बाद से आज तक भारत सोने की चिड़िया नहीं बना। और अगर भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनना है तो उन समानतावादी लोगों को, समतावादी लोगों को फिर से खड़ा होना होगा, और खड़ा होकर के अपने हक अधिकार पहचानते हुए इस देश की व्यवस्था को बदलना होगा, तब जाकर सोने की चिड़िया बन सकता है। तो मैं यही आज सब लोगों से अपील करता हूं कि बीमारी का झंडा डंडा घर तक मजबूत करें,
अन्याय करने वालों के दिमाग में बात होनी चाहिए कि किसी गरीब मजदूर किसान पर अत्याचार होगा तो यहां लड़ने वाले लोग हैं वो खड़े होंगे, वो भगत सिंह की भाषा में जवाब देना जानते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर की भाषा में जवाब देना जानते हैं। ये संरचना में आ जाना चाहिए और जब तक ये उनके दिमाग में आएगा नहीं तब तक वो इस प्रकार के उल्टे सीधे काम करते रहे। अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के हायर जज, सबसे बड़े जज के ऊपर जूता फेंक गया, देखा ना क्या हुआ उसके बाद? कितने लीडरों के बयान है, जूता फेंकने वाले का क्या हुआ? और विवाद नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो जज हुआ था वो दलित समाज से आता था, दलित समाज से जो आता था उसके ऊपर जूता फेंक दिया गया। अगर एक चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंक गया तो भारत की अस्मिता के ऊपर जूता फेंक दिया गया। जिस दिन हम सब लोग ये समझाने में कामयाब हो जाएंगे उस दिन हम इस देश की व्यवस्था को बदल जाएंगे। और अगर यहाँ के दलित समाज, पिछड़े समाज के लोग ये कहते हो कि नहीं ये कुर्सियां वो बड़े दम पर हासिल किए हैं, ये माइक वो बड़े दम पर हासिल किया है, तो मैं लगाता हूं सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर ना होते तो तुम्हारा कोई स्थिति ना होता, तुम्हारे घर की लड़कियों को उठा करके पहले की तरह ले जाया जाता। बिल्कुल, क्योंकि उस समय भी दलितों को छूना तो गैर पसंद था, लेकिन उनकी लड़कियों को 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद कमरों में बेडरूम में एंट्री थी। ये बात गलत है, नहीं कहनी चाहिए। कह ले रहा हूं कि कर्नाटक के होली तक घूम कर आया हूं, जहां आज भी देवदासी प्रथा का चलन है, ओपन नहीं है लेकिन है, वहां तक घूम कर आया हूं। आज भी बंगाल में घूम कर आया हूं जहां दलितों की बच्चियों का देह व्यापार बड़े पैमाने पर होता है, जिनको बेचा जाता है, वो तो देख कर आया हूं। सबूत नहीं है, कुछ नहीं किया जा सकता तो सुधरो, लड़ना है, बड़े मजबूती से लड़ना है। हो सकता है लड़ते हुए तुम्हारी हत्या हो जाए, लेकिन अगर तुम्हारी हत्या होगी तो तुम्हारी नस्लें तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा नाम लेंगे, गर्व से तुम्हारी लड़ाई बढ़ाएंगी। जो लोग नहीं लड़ेंगे और मर जाएंगे उनकी नस्लें कभी उनका नाम नहीं लेगी, गर्व से छोड़िए मजबूरी में भी नाम नहीं लेगी। ये इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। शुक्रिया, आज सब लोगों ने मुझे सुना, कुछ शब्द मेरे मुंह से निकले तो शायद नहीं निकलने चाहिए, उनके लिए